Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of SaaS Online. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is SaaS Online's podcast number 2. ऑलराइट, तो जैसा कि SaaS ऑनलाइन में हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट को लेकर आया जाए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लेकर आया जाए ताकि आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। और इसी के लिए हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, शॉर्ट्स, वेबिनार्स लेकर आते रहते हैं। और हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट सीरीज भी शुरू की जहां पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं हमारे पॉडकास्ट में ताकि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सके। और इसी सीरीज के सेकेंड एपिसोड में जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं वो है मिस्टर रोहित कटवाल। आप में से बहुत सारे लोग रोहित सर को जानते होंगे। उन्होंने इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे वेबिनार्स भी किए हैं, आपके लिए एक एक्सक्लूसिव सीरीज भी वो लेकर आए थे। और साथ ही साथ ही इज अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी इन द मार्केट। ही इज अ वेरी वेल नोन टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेडर, स्टॉक मार्केट कोच एंड मेंटोर, जिनको 15 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ वेरी वेल नोन बुक कॉल्ड डेफिनेटिव गाइड टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग। अब रोहित जी ऑप्शंस और ऑप्शन चेन के अंदर बहुत ही अच्छा कमांड रखते हैं और आज की जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि कैसे ऑप्शन चेन को हम क्रैक कर सकते हैं, कैसे उसकी जो डिटेल्स है उसको समझ सकते हैं। और मेरे भी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स थे जो उन्होंने आज क्लियर किए हैं। सो आई कांट वेट टू शो इट टू यू एंड इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो वेलकम रोहित सर, वेलकम टू द SaaS ऑनलाइन पॉडकास्ट। कैसे सर आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू सर। एंड आप तो SaaS के साथ काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके साथ हमने अलग अलग वेबिनार्स किए हुए हैं, वीडियोस वगैरह किए हुए हैं एंड लोगों ने आपका जो कंटेंट है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और पसंद किया है। एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट सर। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हाउ इज 2024 ट्रीटिंग यू? मतलब इतना वॉलेटाइल मार्केट, इतना क्रेजी मूवमेंट्स मार्केट के अंदर, तो किस तरह से जा रहा है सर आपका 2024? इट्स वेरी गुड एक्चुअली, इट्स नॉट बैड। फेब्रुअरी के अंदर थोड़े से हिकअप्स आए थे बट दे वर प्रेटी मच मैनेजेबल। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रॉब्लमेटिक उनके लिए है जो लोग वीकली ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आई ट्रेड इन ऑप्शंस, सो इट इज इनटू इंडेक्स मंथली, इट इज इनटू स्टॉक्स मंथली, देन इट इज इनटू इक्विटीज। तो वहां पे इतना ज्यादा पता नहीं चलता। जितना लो टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाके ट्रेड कर रहे हो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली है। लुक, देयर इज अ पैटर्न टू मार्केट। 2017 के बाद से जब से वीकली ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुई हैं मार्केट के अंदर, एवरी ईयर द इंडेक्स ऑप्शंस एंड इट्स ट्रेडिंग methodology हैज बीन अंडरगोइंग ट्रिमेंडस शिफ्ट। हर साल कुछ वर्क करता है और एट द एंड ऑफ द ईयर दैट चेंजेस। ठीक है, सो इफ एज अ ट्रेडर यू आर एबल टू एंटिसिपेट दोज चेंजेस एंड एंटिसिपेट कि आगे किस तरीके से वर्क करने वाला है और अपनी ट्रेडिंग को आप उस तरीके से चेंज कर सकते हो, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट अगर आप फिक्सेटेड हो कि जिस मेथड से मैं 2020 में वर्क करता था आई कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट सेम मेथड, देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। परफेक्ट, राइट। और एक्चुअली मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि इट वाज गुड फॉर यू सर। हमारे तो पोर्टफोलियो हफ्ते हफ्ते में 8-8% गिर रहे थे, लेकिन फिर सेइंग कि आपका ये 2024 अच्छा जा रहा है, दैट शोज कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। पोर्टफोलियो बट मेरे भी गिरे हैं, पोर्टफोलियो मेरे भी गिरे हैं, ठीक है, करेक्ट, बट एटलीस्ट अगर हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक स्टॉप लॉस का पार्ट भी रहता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक हेजिंग का पार्ट भी रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो मेरा नीचे नहीं गया था, मेरा भी नीचे गया था, बट द मोमेंट आई एंटिसिपेटेड कि मार्केट नीचे जाने वाली है, आई स्टार्टेड हेजिंग इट। तो जो आप कह रहे हो कि आपका 8% का हुआ, मेरा 2% का हुआ, 3% का हुआ, एंड आई वाज आउट फ्रॉम इक्विटीज आफ्टर दैट। ठीक है, सो वो पार्ट हर किसी का रहता है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए कि उसके अंदर कैसे मैनेज करना है। एक्चुअली मैंने आपकी ये चीज ऑब्जर्व की है कि आपका जो मेन फोकस होता है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग इनके ऊपर बहुत होता है। एंड एज अ ट्रेडर मैं ये बता सकता हूँ कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग रखता है। एंड आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट पार्ट। वेल, इसके बारे में तो हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में वैसे भी, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो ओवरऑल जर्नी है, बीइंग अ ट्रेडर एंड बीइंग अ मेंटर, और आपको ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, ये जर्नी अगर आप एक तरह से बताना चाहे हमारे व्यूअर्स को और हमारे लिसनर्स को, तो किस तरह से बताएंगे? मेरी जो ट्रेडिंग की जर्नी है ना, इट स्टार्टेड इन 2009। मुझे मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया था स्टॉक मार्केट्स के अंदर।
एंड द गुड थिंग दैट हैपेंड विद मी वाज कि हमें डायरेक्टली ऑप्शंस के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ठीक है. सो व्हेन आई सॉ माय फादर ट्रेडिंग, ही वाज बाइंग द इक्विटीज एंड ही वाज डूइंग स्विंग ट्रेडिंग. सो ही वाज बाइंग सम स्टॉक्स टुडे एंड ही वाज सेलिंग देम आफ्टर 10 days और 20 days जब वो स्टॉक्स ऊपर चले जाते. गुड थिंग क्या थी, उस टाइम पे हम लोग 2009 के रिसेशन में से बाहर निकल रहे थे. हमें ट्रेडिंग करनी नहीं आती थी, ना मेरे फादर को आती थी. वी डोंट नो व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज, मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करना है कि कहाँ पे जा सकती है, हमें नहीं आता था. वी वर जस्ट लकी कि एक रिसेशन वाले फेज में निकल रहे थे, जैसा अभी 2020 का आफ्टर कोविड हुआ था. वट एवर वी यूज टू बाय इट स्टार्टेड टू गो अप और हम लोग प्रॉफिट बनाते थे, बाहर निकल आते थे उसके अंदर से. It is when markets went sideways after 2009 and 2010 and losses started to happen, तब हमारा ट्रेडिंग स्टाइल वहां से चेंज होना शुरू हुआ. हम पहले इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट्स टाइप करते थे. देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इनटू टेक्निकल एनालिसिस. हमने कई बुक्स पढ़ने की कोशिश की, उसको विदाउट नॉलेज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. वहां से हमें इंट्राडे के बारे में पता चला, इंट्राडे के अंदर से हमें ऑप्शंस के बारे में पता चला. तो काफी कुछ एक्सप्लोर करने के बाद in 2012 we came to an understanding कि if without any prior knowledge about the stock market and without any existing income, एक होता है कि आप एक पहले से कोई बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका कपड़े का बिजनेस है, आपका अपना कोई लोकल बिजनेस है, आपके पास एक सरप्लस कैश पड़ा हुआ है और आपको एक कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वहां से. अब आपको उस पैसे को अगर इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट अगर आप कहते हो कि अपनी सेविंग्स लेके आपको मार्केट के अंदर आना है एंड देन यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दैट, वी अंडरस्टूड ऑप्शंस आर अ बेटर इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, बिकॉज हम लोग एक अच्छी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर थीटा डिके. एंड दैट इज हाउ हमारा एक फेज था. हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आए, देन वी वेंट इनटू स्विंग ट्रेडिंग, देन वी वेंट इनटू इंट्राडे ऑप्शंस, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि हमारी जो नीश है वो स्टॉक ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है, ठीक है. आजकल क्या होता है, आजकल थोड़ा सा उल्टा हो रहा है. आफ्टर 2020 द काइंड ऑफ पेनिट्रेशन दैट options has done, Nifty, Bank Nifty, since the introduction of the weekly contracts. Anybody who wants to come into the stock market, he is directly asking about कि मुझे option buying करनी है. Correct. So हमारे साथ ये अच्छी चीज रहेगी कि हमें पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मौका मिल गया, हमें प्रोबेबिलिटी सीखने का मौका मिल गया, हमें रिस्क मैनेजमेंट सीखने का मौका मिल गया. So by the time we came into stock options, which is actually the toughest part of trading, हमें पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं. But right now people are jumping directly into the fifth gear of the market, without even going from first gear to second gear, third gear, fourth gear. Correct. So this is how actually I started. 2012 के अंदर I had to take a job after my MBA placement. ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे MBA करनी है फाइनेंस के अंदर. By the time my MBA completed, I was recruited by a company. वहाँ पे मैंने 4 साल वर्क किया. 4 साल वर्क करने के बाद I was like कि नहीं, my calling is stock market, and immediately I put up my resignation. ऐसा नहीं है कि उस 4 साल के अंदर I was sitting free. I was testing out my methods. I was testing out strategies. I was figuring out कि risk management क्या होगी, I need to earn from the market, मुझे कितनी capital चाहिए होगी. Once I put up my resignation, I figured that thing out, and then that is how I started trading. And from 2017 till now, I have been trading for a living now. मतलब जॉब करते करते अंदर से आवाज आई कि बस यही फ्यूचर नहीं, है? नहीं, वो आवाज अंदर से पहले से थी कि करनी मुझे ट्रेडिंग ही है, बट कैपिटल मैं खत्म कर चुका था, बिकॉज 2009 से लेकर 2012 तक मैंने अपने 3 अकाउंट्स जो हैं वो ब्लो अप कर दिए थे सीखते सीखते. तो 2012 में मुझे जब जॉब लेनी पड़ी, इट वाज आउट ऑफ कंपल्शन, इट वाज नॉट आउट ऑफ माय ओन कॉलिंग, ठीक है. सो आई वाज डूइंग माय जॉब, ठीक है. शाम को आके मैं बैठता था एक्सेल के ऊपर, आई यूज टू पेपर ट्रेड. मैं डाटा अपना एमी ब्रोकर में डालता था. आई यूज टू थिंक कि आज मार्केट ने ये किया है, दिस स्टॉक इज गोइंग टू डू दिस. मैं उसकी एक इमेजिनरी ट्रेड लेता होता था अपने जर्नल के ऊपर. वहां से लेके मुझे एक बात समझ में आई
कि this is the method that is working, this is the method that is not working. When I'm taking a trade, मेरे stop losses बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं. When I'm trading in a month, मुझे एक टाइम पे 7-7 8-8 एंट्रीज लेनी पड़ेंगी. दैट मीन्स अगर मुझे 7-8 एंट्रीज लेनी है तो मेरे पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए. ठीक है. अगर मैं इतना लॉस ले रहा हूं, मैं उसमें से रिकवर नहीं कर पा रहा हूं, दैट मीन्स अगर इतना लॉस हो गया है तो मुझे उसको और नहीं बढ़ने देना है. तो उस 4 साल के पीरियड के अंदर आई कॉन्टिन्यूसली डिड दिस. एट द एंड ऑफ द डे आई केप्ट एक्सप्लोरिंग द मार्केट, आई होनिंग माई स्किल्स. बट 4 साल के बाद it was enough कि नहीं, I cannot do this job anymore. I was married by then, ठीक है. I was expecting a child and it was like a do or die situation कि यार अगर अब मैं इस जॉब में से नहीं निकला, मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा, and this is not the life I want for myself. So it was a pretty big decision because मेरे पास कुछ savings नहीं थी, ठीक है. मेरे पास loans थे, wife was expecting, और एक तरीके से मुझे it was a very big decision, you can understand कि मुझे नहीं पता कि मेरी ट्रेडिंग वर्क करेगी कि नहीं करेगी, and to leave your job in between and then to sit at home, buy a laptop, create a little fund for trading and then to survive on that was pretty much difficult at that time, but things have been good since then. जैसे कि आपने कहा कि you blew your account 2-3 times. I think मैंने जितने भी बड़े-बड़े ट्रेडर से आज तक बात की है, ये चीज हर एक ट्रेडर की लाइफ में कॉमन रहती है कि उन्होंने अपना 3-4 बार कम से कम अपना अकाउंट उड़ा दिया पूरा. क्या ये एक तरह का कंपल्शन है? मतलब एक 3-4 बार अकाउंट उड़ाने के बाद ही अक्ल आती है? क्या होता है ये? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं, ठीक है. 99% of the traders that I know, ठीक है, they have blown up their accounts one way or the other. और जो 1% कहते हैं कि हमारा कभी अकाउंट ब्लो अप नहीं हुआ, आई डोंट ट्रस्ट देम, ठीक है. कभी ना कभी तो होता ही है, ठीक है. उसका रीजन क्या होता है? लुक, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से मार्केटिंग सीखी होगी, यू विल लर्न फाइनेंस, ठीक है, यू विल लर्न कंप्यूटर साइंस, यू विल लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू विल लर्न सीए. यू आर गोइंग टू पे अ फीस, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, then you are going to get an on-job training, and then you are going to perform for your company, and then that's how the company earns. ठीक है. स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्या लगता है कि आप बिना किसी ट्रेनिंग के आओगे एंड देयर विल बी नो कॉस्ट? जो आप मार्केट के अंदर लॉसेस करते हो, दैट इज योर लर्निंग कॉस्ट. मार्केट के अंदर एक सिस्टम होता है, कर्सिव राइटिंग में जब हम लोग एक कैपिटल यू लिखते हैं ना, इट स्टार्ट्स लाइक दिस. करेक्ट. या मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं. एक जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जहां से स्टार्ट करते हैं उनको स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है. दूसरा जो जैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको स्टार्टिंग में लॉसेस हो जाते हैं. जिनका स्टार्टिंग में लॉस हो गया ना पहली ट्रेड के साथ ही, उन लोगों की किस्मत स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अच्छी रहती है. ट्रू. ठीक है. उसका रीजन क्या है? Let's say you and me, we both are trying to get into the markets. आपके पास भी 50,000 रुपीज है, मेरे पास भी 50,000 रुपीज है, ठीक है. आपने अपना 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, let's say in a stock like let's say रिलायंस के लिए. 2500 रुपए के आपने 20 शेयर्स परचेज कर लिए. अगले दिन मार्केट क्रैश कर गई, आपके 2500 का जो शेयर था वो 2000 का रह गया. नाउ आपने 50,000 इन्वेस्ट किया था, दैट became 40,000. Now you are afraid कि मार्केट के अंदर ये सब कुछ भी होता है. आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे, ठीक है. आप एक साल के बाद दोबारा 50,000 लेके आओगे, आप SBI के शेयर परचेज कर लोगे या फिर इन्फोसिस के परचेज कर लोगे, बट यू विल बिकम अ पैसिव इन्वेस्टर. आप अपनी जॉब नहीं छोड़ोगे, ठीक है. करेक्ट. आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करते रहोगे. साल 2 साल के बाद जब उस पोर्टफोलियो के अंदर से प्रॉफिट आना शुरू होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार इस तरीके से किया जा सकता है. लेट्स से एक क्रैश आएगा तो मुझे बाय करना है. अब वही 50,000 रुपए लेके जब मैंने रिलायंस के शेयर परचेज किए, लेट्स से 2500 रुपए पे, अगले दिन ही वो 2500 बिकेम 3000, मेरे 50,000 का 60,000 बन गया, एंड आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज. एंड फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड इज, यार पैसा कमाना तो बहुत ईजी है, ये तो अली बाबा की खदान है, ठीक है. सो नाउ वो यहां से मुझे ये वाला पार्ट दिखाएगी स्टॉक.
हम्म। और फिर मैं वहां पे और पैसा लेके आऊंगा, और अच्छी और खराब मेरी किस्मत होगी, मुझे एक प्रॉफिट और मिलेगा, और मिलेगा, करेक्ट। वो मुझे यहां तक लेके जाएगा। एंड दिस इज द पॉइंट जहां से मार्केट आपको इस तरीके से फेंकती है। बट बिकॉज आपको एब्सोल्युटली। पता है कि 50,000 का 60,000 हुआ, 60,000 का 70,000 हुआ, you will stick on to this torturing, depressing phase throughout that period. You will keep pushing money, you will keep blowing your account. अब होता क्या है, आधे लोग इस पॉइंट पे आके यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, जहां पे करेक्ट। हमारे यू का बेस बनता है। हम्म। जो उस यू के बेस फॉर्मेशन को संभाल जाता है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर आगे चल सकता है, ठीक है। दैट इज वाई आई सेड, जिसका स्टार्टिंग में लॉस हो गया ना, उसकी किस्मत अच्छी है। बट जिसका स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ है ना, 2022 2020 वालों की बात कर रहा हूँ, 2009 वालों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो लोग उस करेक्ट। टाइम पे ऐड हुए थे जिस टाइम पे मार्केट वाज बूमिंग। वो आंख बंद करके जहां पैसा डालो वहां बन रहा था। यस, 2020 वाज द टाइम जहां पे इवन हाउसवाइफ्स वर मेकिंग मनी। यस। सेम वाज द पीरियड ऑफ 2009, क्रैश आके करेक्ट। हटा था। Ask them करेक्ट। now, is it so easy? And maximum will be saying no. आप रात को बहुत। डिप्रेस्ड होते हो क्योंकि आपकी ट्रेड वर्क नहीं कर रही होती। आपकी ट्रेड अच्छी चल रही होती है, देन ऑल्सो यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डे। करेक्ट। इवन माय मेंटर यूज्ड टू से कि पहला अगर लॉस हुआ तो वो शगुन का लॉस होता है। सो या आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन मार्केट। वेल, ये बातें तो चलती रहेगी सर, लेकिन इसी के साथ साथ जिस बारे में आज हम आपसे एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था बात करने के लिए, वो ये है कि योर एक्सपर्टीज इज इन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के अंदर जो आपका काम है, इट इज कमेंडेबल एंड इट्स अप्रिशिएटेड इन द एंटायर इंडस्ट्री। मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के एनालिसिस हैं। ऑर्डर फ्लो है, कोई ऑप्शन चेन को यूज कर रहा है, कोई प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर रहा है। आपको ऑप्शन चेन के अंदर ऐसा क्या दिखा कि जिससे आपने डिसाइड किया कि ओके, दिस इज समथिंग जिसके अंदर मुझे इन डेप्थ नॉलेज लेनी है और इसको अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना है? व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स ऑप्शन चेन? जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट पैटर्न्स की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, इंडिकेटर्स की, ठीक है। नाउ ऑल दीज इंडिकेटर्स, दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स इन द सेंस कि प्राइस चलेगा तो ये इंडिकेटर्स बनेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आप एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक ट्रेड लोगे। नाउ प्रोबेबिलिटी इज समथिंग जिसको आप ट्रेडिंग के अंदर से रिमूव नहीं कर सकते। इवन इफ आई एम गोइंग टू ट्रेड विद 90% प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, देयर इज स्टिल दैट 90% प्रोबेबिलिटी विद दैट। सो प्रोबेबिलिटी को तो आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इट इज द मनी दैट मूव्स द मार्केट। इसका एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहले जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते होते थे, तो वी यूज्ड टू थिंक कि टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ है। एंड देन वी हर्ड ऑफ एन अनेक्डोट। देयर वाज अ ट्रेडर who was very good at technical analysis, and while he was good, he was not very much successful. तो उसको एक कंपनी ने हायर किया जो which was actually a prop fund, ठीक है। और वहाँ का CEO was sitting with that guy and he was trying to understand कि ये इतना अच्छा एनालिसिस करता है, बट why is he not able to make any profit? तो उसने बोला कि चल मैं बैठ के तेरे साथ देखता हूँ क्या करेंगे। उसने एक चार्ट खोला और वो एनालिस्ट उसको बताने लगा, बोलता सर दिस इज द चार्ट, यहाँ पे डबल बॉटम बन, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, ये प्राइस अभी सपोर्ट के ऊपर है, थर्ड टाइम यहाँ से सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, यहाँ से जंप करेगा, वी शुड बाय इट, ठीक है। जो उसका सीईओ साथ में बैठा हुआ था, उसने अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर फोन किया एंड ही सेड इस पर्टिकुलर स्टॉक के 5 करोड़ के शेयर सेल कर दो। और उसके जब ट्रेडिंग डेस्क ने वो चीज़ एग्जीक्यूट की, 5 करोड़ के शेयर सेल हुए, सपोर्ट वहीं पे टूट गई, प्राइसेस वेंट डाउन, और एनालिसिस का जितना भी जो भी एनालिसिस किया था दैट ऑल फेल्ड। एंड ही सेड टू हिज एनालिस्ट, इफ आई कैन डू दिस टू योर चार्ट, एनीबडी कैन डू इट।
Correct. So from that point on, we understood that we can do all type of analysis, but ultimately it is going to be the market, the money that is going to move the market. So जो हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, उस ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करके हमें यह पता चलता है कि बिग मनी एक्चुअल में कर क्या रही है. ठीक है. सो लेट्स से अगर एक स्ट्राइक है, उसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, ठीक है, दैट इज एन इंडिकेशन कि द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, द बिग मनी is actually expecting this price to go in a certain direction. That is why he is putting money in there. That is why option chain works. ठीक है. Correct. एग्जाम्पल के लिए एक IDFC की मैं ऑप्शन चेन उठाता हूँ yesterday की. Now this part here, this is the puts, ठीक है, and these are the calls. Correct. जो येलो पोर्शन है कॉल्स का, दैट इज द इन द मनी कॉल. जो येलो पार्ट है पुट्स का, दैट इज द इन द मनी पुट्स. ठीक है. इन मनी पुट. ओके. नाउ IDFC के चार्ट के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर 120 की जो इन द मनी पुट है, वहां पे कल के दिन में 2,10,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं राइट हुए हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल वॉल्यूम. 2,10,000 के ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वहां पे. एट द सेम टाइम 120 के जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस छोड़ के भागे हैं वहां से. करेक्ट. यहाँ पे 118 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के भागे हैं. यहाँ पे 115 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के भागे हैं. ठीक है. इवन 125 के कॉल राइटर्स, एंड फॉर अ स्टॉक जो 118 रुपए का है, 125 इज वेरी फार, कम से कम 7-8% दूर है. उसके ऊपर भी 125 के कॉल राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो कवर करके भाग रहे हैं. एट द सेम टाइम 116 के ऊपर पुट राइटिंग हो रही है, 117 के ऊपर पुट राइटिंग हो रही है, 114 के ऊपर पुट राइटिंग हो रही है, 110 के ऊपर पुट राइटिंग हो रही है, 120 के ऊपर इन द मनी पुट राइटिंग हो रही है. दैट टेल्स मी कि जो स्मार्ट मनी है, इट इज एक्सपेक्टिंग कि 120 और 125 के ब्रीच होने के चांसेस हैं ऊपर की साइड पे. chances हैं, there is a probability, there is not a certainty. I am just expecting what the big money is doing here. यहाँ पर तो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है ना सर? बिल्ड हुआ है 120 के आसपास तो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है. तो अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है तो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है तो ये हमें किस दिखा रहा है कि ये लेवल ब्रीच होने वाला है? बिकॉज यहाँ पे कोई पैसा डाल रहा है इसके ऊपर, सेल कर रहा है इस चीज को, इस पुट्स को. इफ समबडी इज सेलिंग इन द मनी पुट्स, आप सोचो उसकी कन्विक्शन कितनी होगी. पुट सेल करने का मतलब है मार्केट बुलिश है. मार्केट बुलिश है. और पुट सेल करने का मतलब है दैट पर्सन इज टेकिंग एन अनलिमिटेड रिस्क कि अगर यहां से नीचे चला गया, उसकी कितनी कन्विक्शन होगी कि वो इन द मनी पुट्स को राइट कर रहा है, एट द मनी पुट्स को राइट कर रहा है. अगर प्राइस क्रैश कर गया तो ही विल बी स्टेयरिंग एट अ वेरी बिग लॉसेस. तो अगर उसने यहाँ पे ये पोजीशन क्रिएट की है, दैट मीन्स उसको कुछ आइडिया है कि क्या होने वाला है. लुक, एक असम्पशन बहुत ज्यादा सही है. एक इंसान है जिसके पास 50 लाख रुपए है, वो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है. एक इंसान है जिसके पास मार्केट में 10 करोड़ रुपए है. मेरी असम्पशन ये है कि जिसके पास 10 करोड़ है उसका एनालिसिस भी ज्यादा होगा, उसके पास इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होगी, एटलीस्ट 50 लाख वाले से. मैं उसकी मनी को फॉलो कर रहा हूँ. आप लोग पहले कहानियां सुनते होंगे कि जिस टाइम पे 1990s के अंदर लोगों को फिजिकली जाकर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना पड़ता था. पीपल यूज्ड टू वेट फॉर कि कब हर्षद मेहता आएगा, कब झुनझुनवाला आएगा, और उनके पीछे बाय करते होते थे. करेक्ट. दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग. सो मुझे यहां से ऑप्शन चेन से एक आइडिया मिल गया कि बिग मनी जो है दैट इज एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड, बट दिस माइट नॉट बी इनफ फॉर मी. ठीक है. इसके आगे आप प्राइस और बाकी चीजों को कंफर्म करते हैं, और उसके बाद में ये एक तरह से आपको बिग प्लेयर्स का डेटा ऑप्शन चेन दिखा रहा है. Now, after looking at the option chain, if I look at the price here of IDFC, you can very clearly see कि इसका एक लॉन्ग टर्म
डाउन ट्रेंड चला हुआ था इस जगह पे, वो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। इफ आई लुक एट द बेसिक एवरेजेस, एलिगेटर इंडिकेटर को मैं यूज कर रहा हूँ, प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इफ आई एम लुकिंग एट द मैकडी इज बुलिश राइट नाउ। इफ आई एम लुकिंग एट आरएसआई इज बुलिश राइट नाउ। एडीएक्स को देख रहा हूँ, ADX is bullish right now. I can get some insight into कि मेरे लैगिंग इंडिकेटर्स तो मुझे सजेस्ट कर ही रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, IDFC ऊपर जाने वाला है, बट इवन द मनी फ्लो इनटू द स्टॉक इज टेलिंग मी दैट दिस स्टॉक कैन गो टू द अपसाइड। सो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है कि किस तरीके से ऑप्शन चेन के थ्रू आपको एक लैगिंग के साथ साथ एक एक्चुअल मनी का डाटा मिल जाता है, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। वेट, मैं आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को इंटरप्ट करने नहीं आया हूँ, लेकिन जिस दिन हम ये शूट कर रहे थे वो था फ्राइडे 5 अप्रैल, और ये शूट हमने मॉर्निंग में किया था जिस वक्त मार्केट चालू ही हुआ था, और उस वक्त रोहित जी ने ये IDFC का एनालिसिस किया था, और आज शाम तक ही IDFC 118 तक के लेवल तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। सो रोहित सर, वेल डन। बट अभी जो आपने देखा, अभी जैसे हमने आप देखा था कि 120 के ऊपर बहुत ज़्यादा पोजीशन बिल्डअप हुई है, तो आपने एक वर्ड का यूज किया कि यहाँ पर हैवी सेलिंग हुई है, मतलब आप जो है ऑप्शन चेन को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। बट ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुई, राइट? तो जितना आप क्वांटिटी वहां देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट का, तो वहां पर सेलर्स हैं, डेफिनेटली सेलर्स हैं, लेकिन उतने ही बायर्स भी तो हैं, उनका व्यू बेरिश भी तो है। तो इसको हम सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों देख रहे हैं? बिकॉज इस टाइम पे 120 की जो पुट है वो ₹4.25 की चल रही है, 5000 का लॉट साइज है। जिसने भी वो पुट बाय किया है उसने 20,000 रुपीज पुट अप किया हुआ है, ठीक है, राइट। अगर मार्केट उसके अगेंस्ट चलेगी, ही इज गोइंग टू लूज दैट 20,000 रुपीज। यस। पर जिस सेलर ने वो पुट ऑप्शन सेल की हुई है, सबसे पहले तो उसको वहां पे अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए का मार्जिन देना पड़ेगा, 1,50,000। दूसरी चीज, ही इज लुकिंग एट अनलिमिटेड लॉसेस। यस। ही इज लुकिंग एट अ वेरी लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, 4 रुपीज का, करेक्ट, अगेंस्ट ऑप्शन बायर्स पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड प्रॉफिट। 4 रुपए की ऑप्शन 20 रुपए पे भी जा सकती है। एब्सोल्युटली। सो जो बंदा इतना ज्यादा पैसा लगा रहा है, इतना ज्यादा अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है, डू यू थिंक ही इज अ फूल? करेक्ट, राइट। तो क्योंकि उनका पैसा ज्यादा लग रहा है, उनका स्किन इन द गेम ज्यादा है, इसलिए हम मार्केट को सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, इट फ्रॉम अ सेलर्स पर्सपेक्टिव, राइट, गॉट इट। उसके अलावा देयर आर सम प्राइस implications also. अगर prices are going down and the open interest is increasing, we assume that it is short buildup. So yesterday 120 की जो पुट थी या 115 की जो पुट थी, उनके प्राइसेस डाउन हुए हैं और OI इंक्रीज हुआ है। करेक्ट, That means somebody is selling into it. राइट, That is why the OI is increasing. ठीक है, सो एक चीज नहीं है, कई चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि इट इज अ, एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट सेइंग कि जिसने भी ये पोजीशन सेल किया ही इज 100% राइट, ही कैन बी रॉन्ग, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ मनी, ही हैज एक्स्ट्रा रिसर्च, उसकी ज्यादा स्किन इन द गेम है, उसका लॉस पोटेंशियल ज्यादा है। आई थिंक उसने सेल करने से पहले बायर से तो ज्यादा ही सोचा। करेक्ट। आप एक बात भूल रहे हो, सिर्फ 1.5 लाख रुपए के मार्जिन की बात नहीं है। जिस टाइम पे इस इन द मनी ऑप्शन का लास्ट वीक आना शुरू हो जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपायरी वीक, करेक्ट, फर्स्ट फ्राइडे को एक्सचेंज और ब्रोकर इज गोइंग टू आस्क हिम कि आपने ये इन द मनी ऑप्शन सेल की हुई है, इसका 20% मार्जिन दो। यस। सो अब उसको 1,50,000 के साथ उस पूरी नोशनल वैल्यू की उस कॉन्ट्रैक्ट की 20% देना पड़ेगा। मंडे को उससे और मांगने वाले हैं, ट्यूसडे को और मांगेंगे, वेडनेसडे थर्सडे को और मांगेंगे, और थर्सडे को अगर वो इन द मनी रह गई तो वो उसको मार्केट प्राइस के ऊपर उसको खरीदना पड़ेगा, करेक्ट, और उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, चाहे प्राइस डाउन हो वहां पे।
राइट। थिंक अबाउट इट कि कितना बड़ा वो बंदा रिस्क ले रहा है, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, करेक्ट। एंड ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि ही इज गोइंग टू बाय, तो ही का मतलब जब आप कोई इतने बड़ी ओपन इंटरेस्ट बना तो उसका ही का जाहिर सा मतलब है कि And बड़ा when we are इंस्टीट्यूशन। looking at that much of a big open interest, you have to understand कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है। हो सकता है there is a person from Delhi who thinks that market is going to go up, IDFC is going to go up. Person sitting in Bangalore is also having the same view. A person from Tamil Nadu is having the same view. From Goa is having the same view. From Gujarat is having the same view. So they might be different people, which just makes it more valid कि ज्यादा पैसे वाले बंदों को लग रहा है कि it is going to go up. राइट, गॉट इट। अब एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में ये भी आता है कि मैं भी काफी टाइम से ऑप्शन चेन को फॉलो कर रहा हूँ और उससे कंक्लूजन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, मतलब आपने जैसा कि कहा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, बिग मनी कहाँ पर है, बिग प्लेयर्स कहाँ पे, इसका आइडिया लगता है और उससे हम एक तरह से फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है, उसका आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि प्राइस एक्शन हो जाता है, उसके बाद हमें ऑप्शन चेन दिखाता है कि ये हो चुका है। मतलब एक लेवल है जहां पर हाई ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका जाहिर सा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि हाई ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ऑप्शन सेलर्स उस लेवल पे बहुत ज्यादा है, ओटीएम की बात कर रहा हूं मैं। और अगर ओटीएम पे इतने सारे ऑप्शन सेलर्स हैं, मतलब ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके बाद मैं देखता हूं कि कोई 15 मिनट की कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, और जैसे ही मैंने ऑप्शन चेन को देखा तो वहां पर जिन लोगों ने कॉल सेल कर रखा था, वहां पर कॉल अनवाइंडिंग आ गई। तो अब ये तो प्राइस ने जो बताया वही मुझे ऑप्शन चेन दिखा रहा है। जहां पर प्राइस उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था, उसकी जगह ब्रेकआउट हुआ, तो ऑप्शन चेन ने भी अपनी स्टोरी बदल ली। ये क्या हो रहा है और ये कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसकी दो इम्प्लीकेशंस आती हैं। एक तो मैंने आपको आंसर पहले दे दिया पिछले क्वेश्चन में कि जिसने भी इतनी सेलिंग की है ही इज नॉट सेट इन स्टोन। और उससे पहले मैंने आपको एक आंसर दिया था कि हम इन प्रोबेबिलिटीज को आउटराइटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते। चाहे 90% प्रोबेबिलिटी सही, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस ऑफ 10% दैट इट कैन फेल। व्हेन दैट हैपेंस, तो ये जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, सबसे बड़ी बात है, अगर इनकी पोजीशन गलत हो जाए, दे आर नॉट गोइंग टू कैरी दैट आईटीएम रिस्क कि नहीं यार, रिटेल ट्रेडर की तरह शायद ऊपर चला जाए या फिर शायद नीचे आ जाए, मैं उस हुप में बैठूंगा। नो, दे डोंट। अगर उनको पता चल जाता है कि उनका व्यू गलत हो चुका है, दे हैव अ स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड दे आर द फर्स्ट वंस टू एग्जिट आल्सो। करेक्ट। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज है, आप एक डैम की एनालॉजी लेके समझो इसको। जो डैम होता है ना, दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। वहां पे पीछे से पानी आना शुरू होता है और उस जगह पे उसको रेजिस्टेंस मिलती है और वो वहां पे आके उसको रोकना शुरू करता है उस प्राइस को, ठीक है। बट अगर उस डैम के अंदर पानी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए एंड उस डैम को तोड़ा जाए, तो यही पानी बहुत जल्दी निकलता भी है वहां पे। करेक्ट। दैट इज द सेम इज दैट इज द केस विद हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्ड अप ऑन अ सर्टेन स्ट्राइक प्राइस। वहां पे बहुत ज्यादा कॉल सेलर्स हैं, दैट मींस अगर वो पॉइंट टूटेगा तो ये कॉल सेलर्स सबसे पहले भागेंगे वहां से, बिकॉज इनको लॉस बनना शुरू हो जाएगा। राइट। ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो मुझे मेरे मेंटर ने दिया था एक टाइम पे। मान लो आप एक रोड के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे एक बड़ा मोटा तगड़ा सा आदमी आ रहा है एंड मैं आपको बोलूँ कि जाके उसको मारना है, एंड यू विल से कि नहीं नहीं सर, इसको मैं तो नहीं मारूंगा, बहुत मोटा तगड़ा है, अगर मैंने मारेगा तो मेरे को मार देगा। ठीक है, सो Correct. आप उस रोड के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करोगे। बट एक रोड और है जहां पे एक आदमी है, उसको मरा पड़ा है, ठीक है, और उसको बहुत सारे लोग पीट रहे हैं, एंड आई से जा मार के, एंड यू विल से ठीक है, 3-4 लोग तो ऑलरेडी मार रहे हैं, बीच में मैं भी थोड़े से लगा जाता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर, है ना। Correct. बट मूवमेंट उसके साथ के 10 बंदे और अगर वहां पे आ गए, देन यू विल स्टार्ट टू रन। Absolutely. इट इज दैट टाइप ऑफ एनोलॉजी, ठीक है। जहां तक कॉल सेलर्स वहां पे रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, दैट पॉइंट इज गोइंग टू होल्ड, बट वंस दैट पॉइंट इज ब्रोकन, दे आर द फर्स्ट वंस टू गोइंग टू रन। Correct. आप ये मान के चले हुए हो
कि जिस बंदे ने भी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऑप्शन सेल की हुई है, जस्ट बिकॉज उसने ऑप्शन सेल की हुई है, जस्ट बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, वो पॉइंट ब्रीच नहीं होने वाला। आप एक चीज भूल रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस चार्ट। ये भारती एयरटेल की 1200 की कॉल का चार्ट है। अब हो सकता है कि 1200 की कॉल के ऊपर मैक्सिमम ओआई बिल्डअप हुआ पड़ा है। अगर ये प्राइस यहां से इसको तोड़ के ऊपर की तरफ को चलना शुरू हो गया और ओपन इंटरेस्ट नीचे को गिरना शुरू हो गया, आप ये सोच रहे हो कि यार मैक्सिमम ओआई बिल्डअप था, यहां से प्राइस को नीचे ही जाना चाहिए था, ये ऊपर क्यों चला गया। आप एक चीज भूल रहे हो कि जिसने इसको सेल किया उसने यहां से सेल करना शुरू किया है 58 से 60 से, जब मंथ स्टार्ट हुआ था, जब ये ऑप्शन स्टार्ट हुई थी। राइट। तो जब उसको उस पोजीशन के अंदर से निकलना पड़ रहा है इस पॉइंट से, तो ही सोल्ड एट 58, ही सोल्ड एट 56, ही सोल्ड एट 52, ही सोल्ड एट 48। अब अगर उसको यहां से आके निकलना भी पड़ जाता है इस पोजीशन पे, बिकॉज दैट पॉइंट इज गेटिंग ब्रीच्ड, ही इज स्टिल गेटिंग आउट एट प्रॉफिट। करेक्ट। उसने 52 पे सेल किया, ही इज गेटिंग आउट एट 38, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12 पॉइंट विद अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। प्रॉब्लम उसको है जिसने इस 38 के ऊपर बाय किया और उसको 50 पे निकलना पड़ रहा है। राइट। सो जो स्मार्ट मनी है वो बहुत पहले से स्टार्ट करना शुरू करती है सेल करने को। दे विल सेल एट 100, दे विल सेल एट 90, दे विल सेल एट 80, दे विल सेल एट 90। बाय द टाइम एक्सपायरी कम्स, आप एक स्ट्राइक को देखते हो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ओआई बना हुआ है, ठीक है, प्राइस 20 रुपए का चल रहा है, बड़ा इजी है, इसको 20 रुपए को सेल कर देते हैं, ब्रीच नहीं होगा एंड आई विल मेक अ प्रॉफिट। बट होता क्या है, आप जैसे 20 रुपए पे सेल करते हो, वो पॉइंट चैलेंज होता है, 30-40 रुपए के ऊपर एकदम से प्राइस ट्रेड करता है। वो जितने भी सेलर्स होते हैं जिन्होंने बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया था, दे लीव देयर पोजीशन एंड दे रन। उन्होंने 100 पे सेल किया, 90 पे सेल किया, 80 पे सेल किया, उन्होंने अगर 40 रुपए पे भी काट दिया, उनका तो प्रॉफिट है। हो सकता है इट गोज टू जीरो, दे मेक अ बिग प्रॉफिट। हो सकता है दे हैव टू एग्जिट एट 30 और 35, दे मेक सम प्रॉफिट। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ओपन इंटरेस्ट डजंट मीन कि उस ओपन इंटरेस्ट को उसी दिन क्रिएट किया है। नहीं भाई, वो 1.5 महीना पहले से बनाना शुरू किया था, 1.5 महीने से प्राइस नीचे आ रहा है, उनका सेलिंग एवरेज प्राइस बहुत ऊपर है, राइट, दे आर स्टिल मेकिंग प्रॉफिट। गॉट इट। ये लॉस उनको दे रहा है जिनको लगता है कि इट इज वेरी इजी मनी एंड दे सेल द चीप ऑप्शंस विदाउट अ स्टॉप लॉस। उनके लिए इट इज लाइक ईटिंग लाइक एन एंट एंड शिटिंग लाइक एन एलिफेंट। 20 रुपए की बाइक की स्टॉप लॉस 200 का दे रहे हो, 100 का दे रहे हो। करेक्ट, ठीक है, गॉट इट। वेल, ये तो सर काफी एक तरह से आई ओपनिंग टाइप का था, और एक्चुअली ये चीज मैंने काफी ऑब्जर्व की है, और उसी के बेस पे आपने ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है, रियली अप्रिशिएट दैट। अब एक चीज मुझे जाननी थी, मतलब आई नो आपका आंसर क्या होने वाला है, बट सिर्फ आपके मुंह से निकलवाने के लिए, मार्केट में 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट इज लैगिंग, जो कि ज्यादातर जो इंडिकेटर्स मार्केट में हैं, प्राइस के मूवमेंट के बाद हमें इंडिकेशन देते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। फिर होता है कोइंसाइड, मतलब जब प्राइस मूवमेंट दे रहा होता है तभी वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि दिस इज हैपनिंग। और एक होता है लीडिंग, जो कि प्राइस के मूवमेंट से पहले ही हमें बता देते हैं कि क्या होने वाला है। अकॉर्डिंग टू यू, ऑप्शन चेन किस तरह का इंडिकेटर है? इट्स लाइक एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, कोइंसाइड। it's not going to be a leading indicator, it's not going to be a lagging indicator. जितना अच्छा एक ट्रेडर इसको डिकोड कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। आई हैव सीन ट्रेडर्स, ठीक है, जो एडीएक्स से बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, आई हैव सीन ट्रेडर्स जो आरएसआई के साथ बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, एंड आई हैव सीन ट्रेडर्स जो मूविंग एवरेजेस के साथ बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, बट व्हेन दे आर ट्रेडिंग विद इट दे हैव एन एक्सपर्टीज इन इट। सो कितना लीडिंग है, कितना लैगिंग है, कितना एट द प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं, वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करेगा, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा ऑलवेज। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकता जिसके अंदर आप एक लॉजिक लगाओ और बोल दो कि इट इज गोइंग टू गिव मी अ बाय एंड सेल सिग्नल। नो, देयर इज नो इंडिकेटर। करेक्ट। वेल, आई थिंक आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि जितना आप इन डेप्थ चीजों को समझते हो,
उतना ही वो इंडिकेटर आपके लिए इंप्रूव होने लगता है। और जैसे हमने कहा भी था एक बार हमारे एक वीडियो के अंदर कि व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर, तो उसका सिंपल सा आंसर वही है कि द इंडिकेटर विच यू नो द बेस्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर। इसके अलावा Yes. और कोई इंडिकेटर अच्छा नहीं। एब्सोल्युटली। ऑल राइट सर, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत ऐसी चीजें थी जो मुझे खुद को बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी, एंड वो जाके आज क्लियर हुई है। एंड आई एम श्योर इस चीज ने, इन सब चीजों ने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं, उनको भी बहुत हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इफ देयर इज एनीथिंग, एनी पार्टिंग वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू से टू ऑल आवर ट्रेडर्स। नॉट रियली, आई विल जस्ट सजेस्ट कि आजकल जो एक यूफोरिया चल रहा है, ठीक है, एवरीबडी हु इज न्यू टू द ट्रेडिंग स्टॉक्स, they want to get into option buying, and that I think is the wrong approach. अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है and if you want to stay in this business for long time, your priority should be to go for investment first. After that you learn swing trading, after that you go for intraday equity tradings, and once you have understood the markets, from there you go for futures, and from there you go for options. Correct. आप चलती ट्रेन के अंदर 100 की स्पीड के ऊपर नहीं चढ़ते होते, आप एक खड़ी ट्रेन के ऊपर पहले चढ़ते हो, देन स्लोली एंड स्टेडली व्हेन यू ग्रो अप, अगर वो 10 की स्पीड पे है आप उसके ऊपर पैर रखते हो, फिर 20 की स्पीड के ऊपर, बट देन ऑल्सो यू नेवर ट्राई टू जंप इनटू अ ट्रेन दैट इज स्पीडिंग एट 100 किलोमीटर्स पर आवर. सो directly coming into options is like that. So that is my one advice to the listeners. Perfect sir. Well, thank you so much sir for giving us your time, and मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सैस के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए ही हैं, आगे भी जुड़े रहें आपके साथ। मैं समझता हूँ कि इतनी सी कॉन्वर्सेशन से काम नहीं चलेगा, हम कुछ और चीजें लेकर आएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड या आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन फिस्ट बम्प। Yeah, thanks for having me. थैंक यू सो मच सर। सो वेल, ये थी हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन मिस्टर रोहित कटवाल के साथ, एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा इनसे मार्केट के इनसाइट्स मिले, एंड आई होप आपको भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हुए होंगे, अलग अलग इनसाइट्स मार्केट के आपको मिले होंगे, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू हियर एट सैस ऑनलाइन। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर इन चीज़ों से आपको किसी भी तरह की हेल्प हो पा रही है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए और इससे मार्केट में ट्रेड करने के लिए यू विल नीड अ ब्रोकर, यू विल नीड अ डीमैट अकाउंट, एंड इफ यू लुकिंग फॉर वन, देन कंसिडर ओपनिंग एन अकाउंट विद सैस ऑनलाइन, इंडियाज लीडिंग डीप डिस्काउंट ब्रोकर. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट. और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग.